नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स का एडिटोरियल डिस्कशन। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे अब्राहम एकॉर्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट पीस डील साइन होने वाली है बिटवीन इजराइल एंड यूएई, और इंडिया के लिए ये पीस डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो एक बार दोस्तों अगर हम इजराइल की लोकेशन को जानें तो आप देखेंगे इस मैप में कि ये है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे पड़ती हैं। इन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में से एक कंट्री है इजराइल। इस कंट्री पे अगर हम जूम करेंगे तो हम पाएंगे कि इजराइल जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इजराइल की बहुत बड़ी कोस्टल बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी के साथ लगती है। इसी के साथ एक और चीज आपको नोटिस करनी है कि इजराइल की एक बाउंड्री लेबनान और सीरिया के साथ भी लगती है। दोस्तों हुआ क्या था कि इजराइल का 1948 में जन्म हुआ था। मई 1948 में इजराइल नाम का एक नया देश बन के सामने आता है, और जैसे ही ये देश बन के सामने आता है कई सारे मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल को एज अ पर्टिकुलर कंट्री मानने से मना कर देते हैं, यानी इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं। उन सभी कंट्रीज में से लेबनान और सीरिया भी दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो इजराइल को एक पर्टिकुलर कंट्री मानती ही नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड का मानना है कि इजराइल ने जबरदस्ती यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोगों से उनकी ज़मीन छीनी है, उनके अधिकारों को छीना है, उनको बुरी तरीके से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है। उसके बाद जा करके यहाँ पर इजराइल नाम का एक देश बना है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रूरता बरती गई है, इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड जो है इजराइल को अपनी रिकॉग्निशन, अपना पहचान वो प्रदान नहीं करता है। इजराइल जो है इसलिए दोस्तों लेबनान और सीरिया इन दोनों की तरफ से इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। इजराइल की अगर आप देखेंगे तो इजराइल चाहता है कि ये वेस्ट बैंक पे अपना कब्जा कर ले। अगर इस मैप को अगर हम जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि ये जो वेस्ट बैंक है ये इजराइल और जॉर्डन इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रखी एक टेरिटरी है। एक समय पे होता क्या था दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये फिलिस्तीन के अंडर में था, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जूइश लोग आते हैं और यहाँ पे पैलेस्तीन से उनकी ज़मीन एनेक्स करके एक नया देश बनाते हैं जिसका नाम है इजराइल। अब जो पैलेस्तीन का बचा कुचा अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बैंक में ही स्थित है। वेस्ट बैंक पे 2 बार अटैक हो चुका है दोस्तों। एक है 1948 में और दूसरा है 1967 के आसपास। 1967 में 6 दिन तक चलने वाला एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है इजरायली अरब वॉर। इस वॉर के 6वें दिन हुआ क्या था कि इजराइल ने वेस्ट बैंक की बहुत सारी टेरिटरीज पे अपना कब्जा कर लिया था, और अब इजराइल चाहता है कि जो बची हुई टेरिटरीज हैं उन पे भी वो अपना कब्जा जल्दी से जल्दी कर ले। एक तो इजराइल की नज़र दोस्तों वेस्ट बैंक पे है, दूसरा इजराइल की नज़र है जॉर्डन रिवर वैली पे। अब इस वैली पे अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि वेस्ट बैंक और जॉर्डन, ये है जॉर्डन ऐसे, हाँ, तो दोस्तों ये कंट्री है जॉर्डन और ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और जॉर्डन इन दोनों की जो बाउंड्री निर्धारित की जाती है वो एक नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इस नदी का नाम है जॉर्डन रिवर, और इसी रिवर के नाम पर इस पर्टिकुलर कंट्री का नाम भी जॉर्डन पड़ा है। तो इस नदी की जो वैली है, जो घाटी है, इस घाटी पे भी इजराइल अपना कब्जा करना चाहता है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों ये जो बचा हुआ वेस्ट बैंक का हिस्सा है इजराइल एक तो इसको अनेक्स करना चाहता है, इसी के साथ ही जॉर्डन रिवर वैली को भी इजराइल अपने अंडर में लेना चाहता है, इसको भी अनेक्स करना चाहता है। वेस्ट बैंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्ट बैंक एक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड टेरिटरी है। इसका किसी भी सी से कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ अपनी बाउंड्री शेयर करता है एक लैंडलॉक्ड सी से। छोटा सा सी है, झील इसको बोलते हैं, इसका नाम है डेड सी। ठीक है, वेस्ट बैंक की जो बाउंड्री है वो डेड सी से भी लगती है। जॉर्डन रिवर जाकर सीधा किस में गिरती है? डेड सी में गिरती है। अब अगर इसी के बारे में बात की जाए तो ये मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैप है उन सभी देशों का जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दे रखी है, नहीं दी हुई, और जिसने दी थी लेकिन बाद में वापस ले ली है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ग्रीन कलर में जितनी भी कंट्रीज हैं इन सभी कंट्रीज ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी हुई है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया मानता है कि इजराइल एक पर्टिकुलर कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसीलिए इंडिया इजराइल के साथ एक्टिव डिप्लोमेटिक टाई अप्स रखता है, और समय समय पे इंडिया और इजराइल के बीच में डील्स भी होती रहती हैं।
एक तरफ तो ग्रीन कलर में वो सभी कंट्रीज हैं जो इजराइल को अपनी रिकॉग्निशन देती है, दूसरी तरफ ग्रे कलर में अगर आप देखेंगे तो वे सभी कंट्रीज आती हैं जो इजराइल को किसी भी सूरत में एक अलग देश मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये सभी कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द ये कंट्री हैं अरब वर्ल्ड से रिलेटेड, अरब वर्ल्ड में आती है मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज। इन सभी देशों का मानना है कि मई 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। इजराइल ने जबरदस्ती फिलिस्तीन पे अपना कब्जा किया है, फिलिस्तीन के अस्तित्व को खत्म करके यहाँ पर इजराइल का निर्माण किया है। इस क्रूर और जघन्य अपराध को हम नहीं मानते, इसलिए हम इजराइल को अपना रिकॉग्निशन प्रदान नहीं करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इजराइल जैसे ही इसका जन्म होता है, अपने जन्म से लेकर आज दिन तक लगातार इजराइल बहुत सारे संघर्ष कर रहा है ताकि इसको रिकॉग्निशन प्रदान हो जाए, मिल जाए। किसी भी कंट्री के लिए रिकॉग्निशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई कंट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के रिलेशन स्थापित हो सकते हैं। वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है, अपना डेवलपमेंट कर सकती है। इसी के साथ ही उस पर्टिकुलर कंट्री के जो बाशिंदे हैं, जो सिटीजन हैं, वो दूसरी कंट्री में जाके घूम फिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वट एवर दे वॉन्ट। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कंट्री के आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो इजराइल इस मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसी सूरत में अब इसके ये जो संघर्ष है धीरे धीरे करके कामयाब होते आ रहे हैं, क्योंकि यूएई एक ऐसा कंट्री है जो अब फाइनली इजराइल को एज अ कंट्री मानने को तैयार हो गया है। तो दोस्तों यूएई के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इस पे नज़र डालते हैं। ये कंट्री है ईरान। ईरान का कलर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग कलर है। ईरान का कलर इसलिए अलग है क्योंकि दोस्तों जब ईरान ने स्टार्टिंग में इजराइल को अपना रिकॉग्निशन दे दिया था, अपना ये मानता था कि इजराइल एक अलग कंट्री है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि इजराइल के साथ इसके संबंध बिगड़ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो ईरान अपना रिकॉग्निशन इजराइल से वापस ले लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों ईरान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शिया मुस्लिम ज़्यादा दिखाई देंगे, जबकि बाकी जो अरब नेशंस हैं वहाँ पे आपको सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा दिखाई देंगे। तो शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा से ही विवाद की स्थिति हमेशा से ही उत्पन्न हुई आई है, हमेशा से ये दोनों ही सेक्ट आपस में लड़ते झगड़ते आए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा जो अरब देश है, अरब नेशंस हैं, वे चाहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ एकजुट हो जाएं और ईरान को चारों तरफ से घेर लें। तो शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और इजराइल इसका एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यूएई एक मुस्लिम नेशन है दोस्तों, और यूएई में भी सुन्नी लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे। तो क्योंकि इन दोनों का ही कॉमन एनिमी ईरान है, इसलिए ईरान के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने के लिए भी धीरे धीरे करके जो अरब नेशंस हैं वो इजराइल को अपना रिकॉग्निशन देते जा रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में ईरान को कमज़ोर किया जा सके। अब रेड कलर में अगर आप देखेंगे तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाली एक कंट्री है। वेनेजुएला ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए इजराइल के साथ अपने सारे संबंधों को ख़त्म कर दिया था, यानी कि अब वेनेजुएला इजराइल को रिकॉग्नाइज तो करता है लेकिन इसके साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अब अगर बात की जाए इन्हीं नोट्स की, तो दोस्तों पूरा बैकग्राउंड जानने के बाद अब इस डील को समझना इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल और यूएई इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, होने वाला है, ताकि ये अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सके। और जैसे ही यूएई के साथ ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा वैसे ही वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स को रीशेप करने का मौका मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में जो ट्राइलैटरल, ये एक प्रकार का ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है, इसमें मीडिएटर का यानी बिचौलिए का काम किया है यूएसए ने। यूएसए ने इजराइल और यूएई इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम किया है, और यूएसए अब बोल रहा है कि उसी ने ही इजराइल और यूएई इन दोनों को एक साथ लाने का इम्पोर्टेंट और असंभव काम कर दिया है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो इसको ही बोला जा रहा है अब्राहम एकॉर्ड। अब क्या है दोस्तों
कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इजराइल का प्लान है कि वो वेस्ट बैंक को अनेक्स करना चाहता है, इसी के साथ ही जॉर्डन रिवर वैली को भी ये अनेक्स करना चाहता है। तो यूएई ने पहले ही अमेरिका को बोल दिया था कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक और जॉर्डन रिवर वैली को अनेक्स करने के प्लान पर लगातार बना रहता है तो फिर हम इसके साथ किसी भी तरह की कोई डील साइन नहीं करेंगे। तो अब क्या है दोस्तों कि इजराइल ने बोला है कि हम अपने इस प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं। इजराइल ने अपना स्टांस साफ कर दिया है कि हम वेस्ट बैंक को और जॉर्डन रिवर वैली को किसी भी कीमत में छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इनको अनेक्स करके रहेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन हम इनको अनेक्स करेंगे। तो इजराइल ने कुछ समय के लिए अपने ये प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है और इसी वजह से यूएई राजी हो गया है इजराइल के साथ टाई अप स्थापित करने के लिए। दूसरी तरफ इजराइल यूएई से चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिल जाए, यानी कि अब अगर यूएई और इजराइल के बीच में डील साइन हो जाती है तो पहली ऐसी गल्फ कंट्री बन जाएगी यूएई जो इजराइल को अपनी रिकॉग्निशन देगी। तो ये सभी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, ये सभी कंट्रीज मिलकर बनाती हैं गल्फ नेशन। गल्फ नेशन में यूएई इकलौता ऐसा देश बनेगा जो इजराइल के साथ अपने टाई अप्स स्थापित करेगा, यानी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरी तरफ बाकी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज में से इजिप्ट और जॉर्डन के बाद यूएई एक ऐसा कंट्री बनेगा जो इजराइल को अपनी सहमति देगा, यानी रिकॉग्निशन देगा। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, अब बात करते हैं इस पीस एग्रीमेंट की जो इजराइल और यूएई इन दोनों के बीच में साइन होने वाला है। ये जो पीस एग्रीमेंट है दोस्तों, इसमें अरब नेशन में तीसरी कंट्री बनेगा यूएई जो इजराइल को अपनी रिकॉग्निशन देगा। तो तीसरी अरब कंट्री बनेगा और पहली गल्फ अरब स्टेट बनेगा। तो यूएई विल बी द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट एंड द थर्ड अरब स्टेट। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो गल्फ में ये पहली कंट्री बनेगा और अरब में ये तीसरी कंट्री बनेगा। इससे पहले 1979 में इजराइल के साथ इजिप्ट ने पीस डील साइन की थी। दूसरे नंबर पे 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ पीस डील साइन की थी और अब 2020 में ये अनाउंस हो गया है कि यूएई भी अब इजराइल के साथ पीस डील साइन करेगा। अब क्या है दोस्तों कि इसके अंडर में होगा क्या कि इजराइल अपने सारे जो प्लान्स हैं वेस्ट बैंक को और जॉर्डन रिवर वैली को एनेक्स करने के, इन सभी प्लान्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देगा और शांति कायम रखने की कोशिश करेगा। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेस्ट बैंक जो है इजराइल और जॉर्डन इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रखा है। वेस्ट बैंक में दो मेन सिटीज आती हैं, एक है जेरूसलेम जो बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति में रहती है, दूसरी तरफ आती है रामल्ला। रामल्ला को माना जाता है कि ये पैलेस्टीन की डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। पैलेस्टीन की अगर कैपिटल की बात की जाए दोस्तों तो एक माना जाता है कि ये जेरूसलेम है, दूसरी माना जाता है कि रामल्ला भी पैलेस्टीन की कैपिटल है। तो दोस्तों क्योंकि जेरूसलेम लंबे समय से विवादों के साए में घिरी हुई है, इसलिए इजराइल भी इस पे अपना हक जमाता है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी यानी पैलेस्तीन भी इस पे अपना हक जमाता है, जबकि रामल्ला को पैलेस्तीन अपना डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेशन मानता है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्लियर कट इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, तो या तो वो जेरूसलेम है या रामल्ला है, ये अभी तक भी किसी को भी क्लियर नहीं है। वेस्ट बैंक पे इजराइल ने 1967 में अरब इजराइल वॉर के छठे दिन अपना कंट्रोल स्थापित किया था। उसके बाद से यहाँ पे ये अपने टेरिटरी स्थापित करने लग रहा है। इसका बहुत छोटा सा एरिया रह गया है जो फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है और अब इजराइल उसको भी एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, इस कोशिश को रोकने के लिए यूएई की तरफ से ये एग्रीमेंट तभी साइन किया जाएगा जब इजराइल अपने इन प्लान्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड करेगा। कुछ समय के लिए दोस्तों, अब इजराइल ने सीधा सीधा कहा है कि हम इस प्लान को खत्म नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा देंगे। तो दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट यूएसए, यूएई और इजराइल की तरफ से रिलीज की गई है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि डील होने वाली है डायरेक्ट फ्लाइट्स से रिलेटेड, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर्स में यूएई और इजराइल इन दोनों के बीच में आप आने वाले कुछ समय में एक पीस डील देख सकते हैं। अभी तक भी
एक और बात यह है दोस्तों कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो ये दोनों देश जो हैं मिलकर इस पैंडेमिक से भी एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। इट रिमेन्स अनक्लियर व्हाट प्रॉम्प्टेड इजराइल एंड यूएई टू मेक द अनाउंसमेंट नाउ। तो दोस्तों अभी इस समय में इस अनाउंसमेंट को करने का क्या रीजन है, अभी तक भी ये पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों ये जो 9th पॉइंट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यूएई ने 2020 के जून में यूएस से बोल दिया था कि यदि इजराइल अपने इन मंसूबों पे कायम रहता है और अपनी इन कोशिशों को नहीं रोकता है तो हम इसके साथ किसी तरह की कोई डील साइन नहीं करेंगे। तो जब क्योंकि इजराइल ने यूएई को बोल दिया है कि वो अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर रहा है, तब जाके यूएई अब फाइनली मान गया है कि हम अब ये डील साइन करेंगे। ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है दोस्तों, गिवन दैट द यूएई इज द ओनली 3rd अरब कंट्री, तीसरी अरब कंट्री है और पहली गल्फ कंट्री है जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इट कुड पेव द वे फॉर द रीजन सुन्नी अरब किंगडम एज द जूइश मेजोरिटी इजराइल, एनहांसिंग रीजनल कोऑपरेशन अगेंस्ट देयर कॉमन फो शिया ईरान। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ईरान जो है वहां पर शिया सेक्ट को फॉलो किया जाता है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कोई दूसरी कंट्री हो, इन सभी अरब नेशंस में सुन्नी सेक्ट को फॉलो किया जाता है। तो सुन्नी और शिया के बीच में 36 का आंकड़ा हमेशा ही बना रहता है। अब ये जो सुन्नी है अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी ताकत का एक हिस्सा बनने की कोशिश इजराइल भी कर रहा है और इस वजह से इजराइल जो है सुन्नी मुस्लिम्स को अपना कोऑपरेशन देना चाहता है और वो बोलता है कि हमारा जो कॉमन एनिमी है शिया, इसके अगेंस्ट में हमें मिलकर लड़ना होगा। इसी दिशा में ये सब मिल करके इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और एक के बाद एक नए नए अरब नेशंस के साथ ये अपना डिप्लोमेटिक टाई अप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल हैज सेड इट वुड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग टाइज विद अदर कंट्रीज इन द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड। तो दोस्तों यूएई यहाँ से सिचुएशन शुरू होती है और अब ये कहाँ जाकर रुकेगी और कितने अरब नेशंस को इजराइल के साथ डील साइन करते हुए हम ये देखेंगे, ये फिलहाल फ्यूचर की बात है। तो अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो द यूएस हैज अरेंज सेवरल मीटिंग्स बिटवीन इजराइल एंड एमिरेट्स लास्ट ईयर विच प्रोबेबली लेड द फाउंडेशंस फॉर द एग्रीमेंट। तो दोस्तों इन सभी में यूएस ने बड़ी भूमिका निभाई है इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। अब अगर बात की जाए तो यूएई ने इस पीस डील को साइन क्यों किया है, क्या रीजन? दोस्तों यूएई के साथ अगर बात की जाए तो इस डील में इतना पोटेंशियल है कि ये अरब इजरायली रिलेशंस को एक पॉजिटिव वे में चेंज कर सकता है। इसी के साथ ही ये जो डील साइन होने वाली है ये भी सिग्निफाई करती है कि जितनी भी अरब कंट्रीज हैं धीरे धीरे करके अपने आप को पैलेस्तीन के क्वेश्चन से दूर करती जा रही हैं, यानी पैलेस्तीन को धीरे धीरे करके ये अपनी तरफ से दूर कर रही हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रही है। द यूएई ऑफर्ड फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। यूएई ने कहा है कि हम इजराइल को पूरा डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ उसी शर्त पर अगर इजराइल अपना जो आगे का एनेक्सेशन का प्लान है इसको पोस्टपोन कर दे तो, या फिर इसको सस्पेंड कर दे तो अब इजराइल ने कहा है कि हम 1967 के बॉर्डर यानी वेस्ट बैंक की जितनी टेरिटरीज को हमने कब्जा कर लिया है, इससे हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली टेरिटरीज पे हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम अपने इस प्लान को पोस्टपोन कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएई अब राजी हो गया है कि वो इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन वो स्थापित करेगा। यानी कि इजराइल को क्या है कि वेस्ट बैंक पे जितनी टेरिटरीज पे ऑलरेडी इसने कब्जा कर लिया है वो अब इजराइल के ही अंडर में रहेंगी, लेकिन जो नई टेरिटरीज हैं वेस्ट बैंक की जो अभी भी फिलिस्तीन के अंडर में आती हैं, इजराइल इन पे कब्जा नहीं करेगा कुछ समय के लिए। तो इस शर्त के आधार पर ही ये डील साइन हुई है। इस डील में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों पैलेस्तीन को, क्योंकि पैलेस्तीन चाहता है कि वेस्ट बैंक पूरा का पूरा पैलेस्तीन के अंडर में आना चाहिए, लेकिन जैसे ही यूएई ने ये शर्त रखी तो वेस्ट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ऑलरेडी जो इजराइल के पास था अब फिलिस्तीन के हाथों में किसी भी तरीके से नहीं आने वाला है। तो इस डील में सबसे भारी नुकसान जो है वो फिलिस्तीन को होने वाला है। अब एक और इनिशिएटिव था जिसका नाम है अरब पीस इनिशिएटिव।
ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सऊदी अरेबिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। सऊदी अरेबिया का कहना है कि हम इजराइल को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब इजराइल अपना पूरा का पूरा विड्रॉल वापस ले लेता है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज से। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया ने इजराइल के सामने ये शर्त रखी है कि वेस्ट बैंक पे आपने जितना भी कंट्रोल स्थापित कर रखा है वो सारा का सारा कंट्रोल आप छोड़ दीजिए, फिलिस्तीन को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, 1967 के बॉर्डर को आप वापस से रिज्यूम कर दीजिए, तभी आपको सऊदी अरेबिया की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया की इस शर्त को इजराइल मानने से मना कर रहा है। और आयरोनिकली अगर देखा जाए तो यूएई का जो पीस एग्रीमेंट है इसने भी सऊदी अरेबिया के इस पीस इनिशिएटिव को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए नए तरीके का एग्रीमेंट जो है इजराइल के साथ साइन किया है। अब यूएई पीस एग्रीमेंट कम क्लोज टू ऑन द हील्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस बैक टू बैक डिसीजन। अब आप सभी को पता है हाल फिलहाल में ट्रंप ने यानी अमेरिका की तरफ से बैक टू बैक डिसीजन दिए गए थे इजराइल के समर्थन में, जिसमें जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के रूप में इसने रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद जो सीरिया के अंडर में टेरिटरी आती है गोलन हाइट्स, उसको भी यूएसए के द्वारा ये माना गया था कि ये इजराइल का पूरी तरीके से संप्रभु हिस्सा है यानी सोवरिन स्टेट है। तो दोस्तों यूएसए जो कंप्लीटली इजराइल का समर्थन करता है, यूएई ने भी अब यूएसए का ही राग अलापना शुरू कर दिया है और इजराइल को अपना समर्थन देने की तैयारी कर लिया है। अब जैसे कि इन सभी से पता चल रहा है कि यूएई सीधा सीधा अरब इनिशिएटिव से अपने आप को दूर कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इनह्यूमन और इलीगल तरीके ये इजराइल अपना रहा है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को एनेक्स करने के लिए, क्या इजराइल इनको कंटिन्यू करने से बंद कर देगा? तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये जो एनेक्सेशन है ये कुछ समय के लिए टाला गया है, लेकिन आने वाले कल को हम ज़रूर ये देखेंगे कि इजराइल जो है वेस्ट बैंक की बाकी टेरिटरीज पे भी अपना कब्जा करने में कामयाब हो रहा है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो इलीगल और इनह्यूमन ऑक्यूपेशन है ये कंट्रोल में आता है या नहीं आता है, इस डील के अकॉर्डिंग ये देखना जारी है। अगर यूएई ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है तो फिर पैलेस्टीनियंस के लिए इस डील का ऑलरेडी बहुत भारी नुकसान है और कोई फ़ायदा इस डील का पैलेस्तीन को नहीं हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया को इस डील से क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए ये डील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लिए हमेशा से ये प्रॉब्लम बनी रही है दोस्तों कि अगर वो इजराइल का समर्थन करता तो यूएई नाराज़ हो जाता और अगर यूएई का समर्थन करता तो इजराइल नाराज़ हो जाता। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में ही डिप्लोमेटिक टाई अप स्थापित होने वाले हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इजराइल के साथ ऑलरेडी इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं और अब क्योंकि यूएई भी इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाला है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दोनों देशों का अगर इंडिया को समर्थन हासिल करना है, इन दोनों देशों में अगर इंडिया को लाभ कमाना है, तो इसके लिहाज से ये जो डील है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक वेलकम पार्ट है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया। अगर वेस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी आएगी तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया का ये जो वेस्ट एशिया रीजन है इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है, इंडिया की नेबरहुड में से एक आता है। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिर इंडिया वेलकम करेगा पूरी तरीके से नॉर्मलाइज टाई अप्स बिटवीन यूएई एंड इजराइल, क्योंकि यूएई से भी इंडिया को फ़ायदा होने वाला है और इजराइल से तो ऑलरेडी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस स्थापित हो रहे हैं। इस दिशा में एक प्रॉब्लम यह आ सकती है कि इंडिया को अब अपने जो ईरान के साथ रिलेशंस हैं इनको एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल ये बोला है कि इजराइल का किसी भी अगर अरब देश के साथ कोई टाई अप आता है तो इस टाई अप की वजह से इनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। तो ईरान ने सीधा सीधा इस डील को स्लैम कर दिया है, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया को ईरान के साथ अपने रिलेशन स्थापित करने हैं तो इन रिलेशंस को एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। द डील्स ओपन अप्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू प्ले मच लार्जर रोल इन द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द गल्फ, वेयर न्यू दिल्ली एंजॉय स्पेशल रिलेशंस विद बोथ आबू धाबी एंड जेरूसलम। तो दोस्तों आबू धाबी जो यूएई की कैपिटल है और जेरूसलम जिसको इसराइल अपनी कैपिटल मानता है,
है, इन दोनों के साथ ही इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इन रिलेशंस को और भी ज़्यादा गहराई में जाने की संभावना अब इस एक डील की वजह से हमें देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इंडिया के डीप स्टेक्स है, ना सिर्फ एनर्जी सप्लाई की दृष्टि से बल्कि पॉपुलेशन की दृष्टि से भी। इजराइल में और यूएई में इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, जॉब करती है। इंडिया शुड यूज दिस अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। अब इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। पहली बात तो ये कि यूएई के साथ अब अपने डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस को इंडिया को एस्टेब्लिश करना चाहिए। इजराइल के साथ ऑलरेडी इंडिया डिफेंस पार्टनर है, बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इसी के साथ ही यूएई के साथ भी अब इंडिया को एक ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। न सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया को अपने डिफेंस रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वाइल सम वर्क हैज ऑलरेडी हैपेंड, इंडिया शुड लीवरेज इट्स इकोनॉमी फॉर अ बिगर ओपनिंग इन दिस रीजन। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। एक तो डिफेंस में इंडिया के लिए दरवाजे खुल गए हैं, इकोनॉमी के लिहाज से दरवाजे खुल गए हैं, वहाँ पे एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पीस डील इंडिया के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने के बराबर है। इंपॉर्टेंटली, इंडिया कैन यूज इट्स गुड ऑफिसेस टू एंश्योर एनी फर्दर डील, एनी फ्यूचर डील ऑन अ रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि वेस्ट एशिया में जो डील